इस बार जो अटैक हुआ वो पहले के सभी आतंकवादी घटनाओं से अलग था। एक प्लान के तहत बहुत सारे टूरिस्टों को एक निश्चित समय पर वहाँ लेकर के जाया गया कि हम चलिए आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। कि दिन तो छोड़िए, कोई घंटा मिनट नहीं होता है जब वहाँ की कोशिश ना की जाती। तो ये हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी सफलता है कि हम 364 दिन आक्रमण नहीं होने देते हैं, कैजुअलिटी नहीं होने देते। आप उससे तो लड़ सकते हैं जो मरने से डरता हो। आप उससे कैसे लड़ेंगे जिसको ये लालच दिया गया हो कि मर भी गए तो तुम फायदे में। जिन 100 लोगों को गोलियां मारी गई उन 100 में से 95 हनीमून बनाने गए थे। हनीमून कपल्स को ही टारगेट क्यों किया? कश्मीर में जो ये अटैक हुआ है पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ ये शायद, तो उस समय आप कश्मीर में ही थे? कि कश्मीर शैव दर्शन, जिसे हम त्रिक दर्शन के नाम से जानते हैं, उस पर हमारा कुछ काम है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट हमारे पास था, हमारी टीम के पास था। उससे संबंधित अध्ययन के लिए हम लोग कश्मीर में गए थे। हमारी यात्रा 17 तारीख को ही शुरू हो गई थी और हमने मन बनाया था कि हम 10 दिन 12 दिन कश्मीर में रह करके कश्मीर शैव दर्शन से जुड़े हुए जो स्थान है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कश्मीर शैव दर्शन या त्रिक दर्शन शिवाद्वैत दर्शनों में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता है और दर्शन की दुनिया के लोग जानते हैं कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फिलोसफीज एवर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड है। उससे संबंधित हमारी यात्रा थी। वो यात्रा राजकीय भी थी और सुरक्षा में भी थी। पहलगाम में हम लोग 21 अप्रैल को थे और उसके एक दिन पहले थे? हाँ, जैसे इस दिन उसके एक दिन पहले। उसके एक दिन पहले हम लोग पहलगाम में ही थे। अगले दिन अटैक हुआ और हम लोग एक दो दिन के लिए मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, हाउस अरेस्ट जैसी चीज़ थी। बड़ा सेंसिटिव था। इस बार जो अटैक हुआ वो पहले के सभी आतंकवादी घटनाओं से अलग था। कश्मीर में पहली बार आम सैलानियों पर ही एक बड़ा आक्रमण था। छोटे मोटे अटैक, छोटे मोटे आक्रमण पर्यटकों पर, टूरिस्ट पर पहले भी होते रहे। ये एक गलत प्रोपेगेंडा लोगों ने फैलाया कि ये पहली बार टूरिस्ट पे अटैक हुआ। ऐसा नहीं है। आप गूगल करेंगे तो सिलसिलेवार वो सारी घटनाएं मिल जाएंगी कि 1987 के बाद से बहुत बार शेष भारत से गए हुए लोगों पर कश्मीर में हमले हुए हैं। ऐसा ये पहली बार नहीं था। ये एक अनूठा इसलिए था कि पहली बार इतने ज़्यादा लोगों पर आक्रमण हुआ। पहलगाम में कोई 100 से ज़्यादा लोगों को गोली मारी गई थी। ये किसी मीडिया ने ये बात नहीं बताई है, किसी चैनल पे ये बात नहीं आई है कि 100 लोगों को गोली मारी गई। गोलियां चलाने वाले 3-4 लोग ही थे। और पहलगाम में जिस जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया, आप देखें कि प्रशासन ने उसको नो ट्रेसपासिंग जोन घोषित किया हुआ था, लेकिन एक प्लान के तहत बहुत सारे टूरिस्टों को एक निश्चित समय पर वहां लेकर के जाया गया कि हम चलिए आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। और ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। इस पे महीनों महीनों काम किया गया था। मैं ये बात इसलिए भी थोड़ा जोर दे करके कहता हूँ कि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मरने वालों में कई सारे आईबी ऑफिसर्स थे। इंटेलिजेंस ने पीछे 3-4 सालों में कश्मीर में अभूतपूर्व काम किया है, न भूतो न भविष्यति। आप देखें कि जितने समय वहाँ राष्ट्रपति शासन था, एक भी अटैक नहीं हुआ। उसमें हमारी इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका थी। कुछ लोगों ने कहा कि जी पहलगाम इंटेलिजेंस फेल्योर है, और मैंने लोगों को कहा था कि नहीं, ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि दिन तो छोड़िए, कोई घंटा मिनट नहीं होता है जब वहाँ अटैक की कोशिश ना की जाती हो। तो ये हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी सफलता है
कि हम 364 दिन आक्रमण नहीं होने देते हैं, कैजुअल्टी नहीं होने देते। 365 दिन में एक दिन अगर हो भी गया तो भी हमारी सफलता का जो दर है वो 99% या उससे भी ज़्यादा है। तो इंटेलिजेंस का ये फेलियर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो मुकाबला है वो एक बड़े खतरनाक, बड़े कठोर दुश्मन से मुकाबला है। ये वो दुश्मन है जिसके पास ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो मरने मारने पर उतारू है। आप उससे तो लड़ सकते हैं जो मरने से डरता हो। आप उससे कैसे लड़ेंगे जिसको ये लालच दिया गया हो कि मर भी गए तो तुम फायदे में हो। वो तमाम फायदे ये लोग गिनाते रहते हैं। हम आप सब उसकी असलियत जानते हैं। तो पहलगाम में जो ये हुआ, ये बहुत तसल्ली से ये समझने की ज़रूरत है कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है। पहलगाम ही क्यों, और उसमें मरने वालों की संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों की है। पुरुषों को ही क्यों मारा, और जो एक हुआ, जिन 100 लोगों को गोलियां मारी गई, उन 100 में से 95 हनीमून बनाने गए थे। ये भी एक दृष्टि है जिस पर कि विचार करना चाहिए। हनीमून कपल्स को ही टारगेट क्यों किया गया, ये एक विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण इस चर्चा का जो एक अलग आयाम है, बुतपरस्त हिंदुओं से इन वहाबी चरमपंथियों की घृणा अब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब नाम धर्म पूछ करके या पैंट उतार करके और लिंग परीक्षण करके गोली मारी गई हो। ये कोई पहली बार नहीं है कि आज अचानक से ये हमने देखा और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ये भारतवर्ष में सदियों से होता आ रहा है। धर्म देख करके, लिंग परीक्षण करके लोग मारते रहे हैं। पहली बार ये बड़े पैमाने पर हुआ, इसलिए कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा। दरअसल ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये ना सिर्फ हिंदुओं से घृणा करते हैं। आप इनके मूल में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये ओपननेस से डरे हुए हैं, ये खुलेपन से डरे हुए हैं, ये स्वातंत्र्य से डरे हुए हैं, ये यौनिकता से भी डरे हुए हैं। मनुष्यों का एक ऐसा भी समूह हो सकता है जो मनुष्यों की ही यौनिकता से डर जाए, ये वो लोग हैं। स्त्रियों को नहीं मारा, कुछ लोग कह रहे हैं अरे वाह कितने नरम दिल लोग हैं, औरतों को छोड़ दिया। कह रहे हैं बड़े रहम दिल हैं, औरतों को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा। ये जानते हैं कि औरतें इनकी खेती हैं, उन पे कब्जा किया जा सकता है। इनकी विचारधारा ये है, ये पुरुषों को मार देते हैं, खेत के मालिक को मार दिया। ये इनकी सोच है। ये इनकी सोच में नारी कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया की स्त्रियों को इन कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इनकी जो अपनी महिलाएं हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए इनके खिलाफ। आप देखिए कि ये अपनी महिलाओं के साथ कैसा सलूक करते हैं। हम पूरे इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो वहाबी कट्टरपंथ, जो हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं अपनी महिलाओं के साथ, इस पर पूरी दुनिया को एक नज़र रखने की ज़रूरत है। लगातार मैं आपका स्टेटस देख रहा था और अगले दिन 23 अप्रैल को आपकी पोस्ट आई एक शाम को। वो पोस्ट बड़ी वायरल हुई, जगह-जगह मुझे लग रहा है हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों ने उसको रीपोस्ट किया है, शेयर किया है। उसमें आपने एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन बताई कि हमारे पैसे की या हमारे पर्यटन की या वहाँ जाके हमारा हम जो टूरिज़्म बोला जाता है कि कश्मीर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है इससे, वहाँ का टूरिज़्म ख़त्म हो गया है। वहाँ के बहुत सारे चैनल इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन अब कैसे चलेगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। हम टूरिज़्म पे उनका उनका जो जीवन है वो डिपेंडेंट है। और आपकी पोस्ट में आपने इससे उलट बात कही। क्या था वो, थोड़ा-सा समझाएँगे? देखिए, कश्मीर सिर्फ वो कश्मीर नहीं है जहाँ पे हम एज अ टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पे आप बहुत सॉफ्ट बिहेवियर देखते हैं कि आइए जी हमारे घर में कहवा पीजिए, आइए जी हमारे घर में रोगन जोश खाइए। वो बिजनेस, एक असल कश्मीर पर्दे के पीछे है। मैं ये नहीं कहता कि सभी कश्मीरी भारत के या हिंदुओं के विरोधी। बहुतायत में हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, हमारी डिप्लोमेसी ने पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में कश्मीरियों का दिल जीतने में
बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की है। ऐसा नहीं कि सारा कश्मीरी हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ पर वहाबी चरमपंथी बहुत ज़्यादा हावी है। देखिए क्या है ना कि जैसे हम कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है या साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे ही जो हमारा राजा होता है ना, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो भी टोटल जो मास है ना, उसकी साइकी को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करता है। आप देखें कि आज से नहीं, बहुत पहले से कश्मीर के जो शासक हैं, जी, वो कन्फ्यूज़्ड रहे हैं। आपको एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जिस दिन हुआ, उस दिन आप फारूक अब्दुल्ला के बयान को सुनिए। एक के बाद वो चिल्लाते हुए और तैश में बोलते हैं कि पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए और आप मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, युद्ध होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, कश्मीरी लोग आपके खिलाफ हैं। वो बड़े तैश में बोल रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला का कल का बयान सुनिए। वो तमाम चैनलों पे आते हैं और कहते हैं कि पीछे जो मैंने कहा जी उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, ये सही वक्त है पीओके लेने का और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप पीओके ले लीजिए। फारूक अब्दुल्ला कोई साधारण कश्मीरी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं और फारूक अब्दुल्ला वो आदमी हैं जिसने घाटी को अशांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। 1987 में वर्तमान कश्मीरी समस्या जिस रूप में है, इसकी बुनियाद पड़ी थी। 1987 में हुआ क्या था? 1987 में कश्मीर में आम चुनाव होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद जब क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वो गठबंधन कर लेते हैं और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। विपक्षी लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि इन्होंने चुनाव में धांधली की और ठीक इसी समय पाकिस्तान उन विपक्षियों को अपने सिंपैथी में लेता है, उनको मदद करता है और वो एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा की बुनियाद उस दिन पड़ती है। और फिर 1989 में जो कश्मीर एक्सोडस हुआ दिसंबर के महीने में, वो पूरी दुनिया जानती है। ऑफिशियली भारत और पाकिस्तान की सरकारें कहती हैं कि जो 256 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। सच्चाई ये है कि 4 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हो गए थे रातों रात। और आपको एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं, ये मैं 1989 की बात बता रहा हूँ। कश्मीर की जो शिक्षा व्यवस्था थी, खासतौर से घाटी की शिक्षा व्यवस्था, ये 95% टीचर्स कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि उनके यहाँ विद्वता की एक परंपरा चली आ रही थी, पढ़ने पढ़ाने का एक फाउंडेशन चला आ रहा था। 1989 के बाद कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था जो बिगड़ी, वो आज तक सही नहीं हुई। आप कल्पना करें कि रातों रात आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जितने प्रोफेसर्स हैं उनको देश से भगा दिया जाए, तो नए टीचर्स, नए लेक्चरर्स, नए प्रोफेसर्स पैदा करने में कितना वक्त लग जाएगा? और वो जनरेशन तो कभी पढ़ ही नहीं पाती है। पढ़ ही नहीं पाती है। कश्मीर के साथ ये बड़ी दिक्कत हुई। कश्मीरी पंडित लोग अपने बायोग्राफीज में, अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि हम ये देख कर के हैरान हो गए कि जिनको हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं, जो हमारी क्लास का मॉनिटर है, जो हमारे साथ खड़ा था, जिसको हमने न जाने कितनी बार खाना खिलाया अपने घरों में, वो लोग हमें मार रहे थे। वो लोग हमारे घरों में आग लगा रहे थे। वो लोग हमारी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कश्मीरी पंडितों से जो भूल हुई, वही हिंदुस्तान की त्रासदी है। हम लगातार भूल, लगातार बड़ी-बड़ी चूकें करते हैं और फिर अगले दिन से उम्मीद करते हैं कि नहीं जी सब बढ़िया है। वो जैसे सर ज़्यादातर जो इसमें लिबरल्स है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, आजकल जो लेफ्ट विंग आप मान लीजिए, इसमें सब लोग और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसको मैंने देखा कि वो सिर्फ़ कश्मीरियों का एंगल दिखाने की का प्रयास कर रहे हैं। बस उनका एंगल परोस रहे हैं कि जी आपके पर्यटन से मतलब ये जो हमला हुआ है वो कश्मीर के इकोनॉमी पे हमला हुआ है। इसकी वजह से कोई यहाँ पर पर्यटन में नहीं आएगा तो यहाँ के लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे उनका काम चलेगा। पर आपने अपनी पोस्ट में लिखा कि इनको हमारे किसी पर्यटन उसकी ज़रूरत नहीं है। एक आम कश्मीरी अपना कालीन भी फेंके तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए बाहर निकल के गिर जाएँगे।
मैं वो एंगल समझना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ 10 दिवसीय जो आपकी राष्ट्रीय यात्रा रही, उसमें क्या आपने क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी ऐसी? काफ़ी मंदिरों में भी गए आप? कश्मीर में ना समाज के कई स्तर हैं, लेकिन एक बड़ा विभाजन है। एक वर्ग है जो बहुत अमीर है। जी। ये वर्ग वो वर्ग है जो तथाकथित रूप से कश्मीर की स्वायत्तता का समर्थन करता है और जिनका काम ही फुल टाइम एक्टिविज्म है, और उनके यहाँ एक्टिविज्म का मतलब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देना है। अब इस एक्टिविज्म को जो फाइनेंशियल सपोर्ट आता है वो बाहर से भी आता है और इंडिया से भी आता है। अब जैसे मैंने फारूक अब्दुल्ला, वो आदमी नहीं है, वो एक प्रोसेस है, वो एक फेनोमेनन है अपने आप में। जी। उनके 2-3 दिन के व्यवहारिक बदलाव को मैंने आपको दिखाया। आज इन्होंने पैसा दिया, आज इनकी भाषा बोल रहे हैं। कल इंडिया ने पैसा दिया, आज इंडिया की भाषा बोल रहे हैं। ये कश्मीरियत के साथ ये कन्फ्यूजन पिछले 200-400 सालों से चला आ रहा है। व्यवहारिक दुनिया में एक कहावत कही जाती है कि लोग शक्तिमान के साथ जाना चाहते हैं। आपको एक आश्चर्य की बात मैं बताऊं कि जब 1947 में बंटवारा हुआ, वो बंटवारा कभी लगता है कि बड़ा सही हुआ, कभी लगता है कि बड़ा गड़बड़ हुआ। हमारी ज़मीन हमसे छीन ली गई, हम रोते हैं, और जिन्होंने ज़मीन छीन ली वो खुश हैं और वो हमसे और ज़मीन लेना चाहते हैं। वो हमारे ही लोग हैं जो जिनको भटका दिया गया है। पाकिस्तान 1947 में कश्मीर के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। दिसंबर 1947 में माउंट बेटन के साथ नेहरू की एक बड़ी प्रसिद्ध भेंट होती है शाम के वक्त, और उसी शाम पंडित नेहरू ये डिसाइड करते हैं कि कश्मीर मुद्दे को हम यूनाइटेड नेशन में लेकर के जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन वही काम करता है जो थाने का दरोगा करता है, वो कोई निर्णय नहीं देता, दोनों तरफ से वसूलता है। वो दोनों तरफ से वसूलता है, दोनों को कोई समाधान नहीं दे पाता है इन जनरल। यूनाइटेड नेशन कहता है कि जी आप जनमत संग्रह कराइए। अब आप कल्पना कीजिए कि आपका घर है, उसमें से 10 लोग बाहरी ट्रेटर आ गए हैं और 5 लोग आप पहले से रहते हैं, और कह दिया जाए कि ये घर किसका है, इसके लिए जनमत संग्रह होगा। तो आपके घर पे आपका नैतिक, मॉरल, कानूनी, एथिकल जो भी हक था वो खत्म हो जाएगा। कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाने लगा। और जो मैंने कहा कि कश्मीरी कंफ्यूज्ड है, या आप हरी सिंह के कैरेक्टर में देखिए जी, वो अंतिम समय तक यह स्वयं में निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, कि मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए, या मुझे एक स्वतंत्र राज्य चाहिए। और मैंने कहा ना कि राजा का कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं होता है, वो प्रजा की कुल बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो चूंकि बहुतायत कश्मीरी जनता कन्वर्टेड मुसलमान थी, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, कभी वो स्वतंत्र राज्य बन जाना चाहते थे, वही रिफ्लेक्ट करता है महाराजा हरि सिंह के कैरेक्टर में भी। वहां से इस गड़बड़ी की शुरुआत होती है। 1948 में पाकिस्तान को लगता है कि इतने सॉफ्ट स्टेट पॉलिसी के साथ ये लोग चल रहे हैं, नेहरू एंड कंपनी, तो ये तो अच्छा मौका है कश्मीर पे कब्जा करने का। कश्मीर के विषय में जो सबसे पुराना ग्रंथ है, जो कश्मीर के भूगोल और कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताता है, उस ग्रंथ का नाम है नीलमत पुराण। हमारे यहाँ जैसे वेद हैं तो उपवेद भी हैं, वैसे ही पुराण और उनके उपपुराण भी हैं।